हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम बैक टू द विजिलेंट स्क्वाड। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, हमने डिस्कस किया था अपने चैनल के बारे में कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के बारे में डिस्कस किया करेंगे यहाँ पे, स्पेशल क्लास 11th 12th के लिए। तो मैंने कमेंट बॉक्स देखा, आपका जो सपोर्ट था, आपके जो कमेंट थे बहुत अच्छे लगे हमें। और स्पेशली क्लास 10th के लिए ये स्पेशल डिमांड थी कि सर क्लास 10th का भी हमें एसएसटी का कंटेंट मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ऑफकोर्स वाई नॉट, हम क्लास 10th के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना के आपके चारों सब्जेक्ट उसमें, चाहे हिस्ट्री का होगा, आपका जियोग्राफी का होगा, सिविक्स होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इन चारों का जितने सारे चैप्टर्स है सबका एक प्लेलिस्ट बना के मैं अपलोड कर दूंगा आपके चैनल पे। ठीक है, वहाँ से आप उसको ओपन करके और रिवीजन कर पाएंगे। इसमें मैं आपको पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग, जो आपके पॉलिटिकल साइंस से ही होगा। पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट किया जाएगा हम लोग में। पॉलिटिकल साइंस में टोटल आपके 5 या 6 चैप्टर मिलेंगे और उसमें हमको पावर शेयरिंग के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म से। अगर आपने फेडरलिज्म को ठीक से समझ लिया तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसको भी समझने में ज़्यादा बेहतर आपको सुटेबिलिटी होगी। ठीक है, आपको सुटेबल लगेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं फेडरलिज्म को। ये आपका वन शॉट वीडियो रहेगा जहाँ पे हम पूरे चैप्टर को एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीटली खत्म कर लेंगे, कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। चैप्टर को आप पूरा देखना है और चैप्टर के लास्ट में आपको इस चैप्टर से अगर कोई भी कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पे आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिर से मिल जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर के बाद, इस क्लास के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर में क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चैप्टर में हमको पढ़ना है, तो आइए उस पर एक बार बात कर लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर है आपका मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट जो आपका इसमें टॉपिक है कि फेडरलिज्म का मायने मतलब क्या होता है, फेडरलिज्म हम बोलते किस चीज को है, क्या है फेडरलिज्म। सेकंड होगा आपका कि क्या फेडरलिज्म के टाइप भी हो सकते हैं, क्या अगर टाइप हैं तो कौन कौन से टाइप है। ठीक है, सॉरी सॉरी। उसके बाद क्या है आपका यूनियन स्टेट कंकरेंट लिस्ट के बारे में देखेंगे हम कि अगर टाइप है तो कौन से टाइप हैं। ठीक है, की फीचर्स क्या है आपके फेडरलिज्म के। जैसे कोई अगर फेडरल कंट्री है तो उसे कुछ कुछ फीचर्स होते हैं जिसको देख के हम बता पाते हैं कि कंट्री फेडरल है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इंडिया एज ए फेडरेशन। अब हम आएंगे अपने देश भारत पे, यह देखने का प्रयास करेंगे क्या हम जिस कंट्री में रहते हैं वो भी कोई फेडरल कंट्री है या किसी दूसरे टाइप के फेडरेशन है। आपके कंट्री में फेडरेशन का प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है, इसको देखेंगे हम यहाँ पे। आएंगे फिर फेडरेशन में हम लैंग्वेज पॉलिसी को, स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में लैंग्वेज पॉलिसी क्या है हमारी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किस तरीके से होता है भारत में, और आपका सेंटर स्टेट रिलेशन कैसा है स्पेशली इन इंडिया। तो हम स्टार्ट करेंगे फेडरलिज्म से और कनेक्ट करेंगे अपने देश भारत को लेके कि हमारे यहाँ उसके प्रैक्टिस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं हम व्हाट इज फेडरलिज्म। देखिए क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले मैं पढ़ूंगा फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए क्या है, फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि जहां पे एक कंट्री के अंदर हम गवर्नमेंट को वर्टिकली डिवाइड कर देते हैं। वर्टिकल डिवीजन मतलब क्या है, वहां आप पावर को डिवाइड करेंगे टॉप से लेके और कहां तक, टॉप से लेके और लेके आएंगे उसको हम बॉटम में। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, आपके पावर का डिवीजन हो रहा है। जहां पे सबसे ऊपर टॉप में रहेगा क्या, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं, सेम चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद जब हम पावर को और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टॉप टू बॉटम मैंने बताया आपको लेके आएंगे, तो सेकंड पे होगा आपका स्टेट गवर्नमेंट। समझ गए बात को। यानी कि फेडरेशन का मतलब होता है, फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसी कंट्री, ऐसा स्टेट जहां पे मिनिमम 2 लेयर की गवर्नमेंट होती हो। कितनी, 2 या 2 से अधिक, जहां पे गवर्नमेंट का टीयर होगा, लेवल होगा, उसी को हम बोलेंगे क्या, फेडरेशन, या फिर उसी को हम बोलेंगे फेडरलिज्म। अब देखिए 2 हो सकता है, 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं।
जैसे अगर हम भारत में बात करेंगे, आगे आएंगे तो देखेंगे हम कि भारत में सिर्फ 2 लेयर के नहीं, एक हमारे यहाँ 3rd लेयर भी पाया जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या? लोकल गवर्नमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट, जो आपके रूरल और अर्बन में अलग अलग तरीके से काम करता है। रूरल में होगा आपका पंचायती राज, और आपका अर्बन एरिया में होगा क्या? म्यूनिसिपालिटीज, नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या देखा कि फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है कि गवर्नमेंट को डिफरेंट टीयर में डिवाइड कर देना, टॉप टू बॉटम। सबसे आपके टॉप पे रहेगा क्या? आपका सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड लेयर पे आएगा स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन इफ यू रिक्वायर्ड एज पर द कंडीशन ऑफ द कंट्री, we also implement the 3rd layer called local government. Okay, चलिए। Why do we need federalism? अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें फेडरेशन बनाने की जरूरत क्यों है? क्या हमारा काम एक ही गवर्नमेंट से नहीं चल पाएगा? ऐसी क्या वजह है कि हम पावर को डिवाइड करते हैं, एक गवर्नमेंट को लेकर 2 गवर्नमेंट बनाते हैं, कई बार 3 गवर्नमेंट को बनाते हैं? ऐसी हमारी नीड क्या है, कंडीशन क्या है, ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए क्या है, इमेजिन इंडिया हैड ओनली वन गवर्नमेंट, व्हाट वुड हु वुड सॉल्व दिस लोकल एंड एवरीडे प्रॉब्लम्स। इमेजिन करिए अपने देश भारत को लेके कि अगर हमारे यहाँ सिर्फ होगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में है, तो जो लोकल लेवल पे हर स्टेट में जो प्रॉब्लम है, हर स्टेट के आपके देश में क्या है? डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है। कहीं लैंग्वेज को लेकर प्रॉब्लम है, ठीक है, कहीं आपके किसको लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं कल्चर को लेकर प्रॉब्लम है। तो जो एक गवर्नमेंट है जो पूरी कंट्री के लिए क्या बनाती है? एक गवर्नमेंट जो सेंटर में है उसके लिए क्या बनाना है? पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्म रूल बनाना है। यूनिफॉर्म क्या बनाना है? रूल बनाना है या लॉज बनाने हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक स्टेट की रिक्वायरमेंट और नीड क्या होती है? अलग अलग होती है, उनकी प्रॉब्लम भी अलग अलग होती है। जैसे कुछ एग्जांपल है क्या? लोकल रोड्स, किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह के रोड की नीड है, हमें कहाँ से कनेक्टिविटी बेहतर हो पाएगी, इसकी बेटर नॉलेज कहाँ होती है? आपके स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल लेवल के पीपल्स को होती है। मतलब में सेम है आपका स्टेट एजुकेशन। हर स्टेट के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। ऐसे में हम अगर यूनिफॉर्म लॉ लेके आ जाएंगे सबके लिए एक समान, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो स्टेट का पर्सनल लैंग्वेज है, पर्सनल कल्चर है वहाँ का, वो कहीं ना कहीं क्या होता है? ऑप्रेस होता है। और बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हम किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी स्टेट को, किसी भी लैंग्वेज को ऑप्रेस करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो दूसरा क्या हो गया आपका? स्टेट एजुकेशन। थर्ड है आपका एग्रीकल्चर। हर स्टेट में क्या है? डिफरेंट टाइप के आपकी सॉइल का फॉर्मेशन पाया जाएगा, तो वहाँ पे हर एक स्टेट की अपनी रीड होती है कि वो अपने एग्रीकल्चर के लिए क्या रूल रेगुलेशन बनाए। तो यहाँ पे हमें उनको कुछ ऑटोनोमस देने की जरूरत पड़ती है। थर्ड है क्या? पुलिस। हर स्टेट के अपने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम डिफरेंट होती है, और इसलिए वहां पे आपने देखा होगा भारत में कि हर स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट पुलिस होती है। जैसे आप यूपी में है तो यूपी पुलिस होगी, बिहार में हो तो बिहार पुलिस होगी, एमपी में है तो एमपी पुलिस होगी। तो ये क्या है? हमारी जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स है, इसको यूनिफॉर्म लॉ बना के जो पूरी कंट्री में एक साथ एक समान इंप्लीमेंट होगा, वो सही और कारगर साबित नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हम देखा कि वन गवर्नमेंट कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग, देयरफॉर पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए। मीनिंग ऑफ फेडरेशन, जैसा मैंने आपको अभी बताया क्या है। फर्स्ट लेयर पे क्या है आपकी? मीनिंग ऑफ फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर। क्या है? सिंपल सा है आपका, डिवीजन ऑफ पावर। और पावर किसमें? बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, देखिए स्टेट्स का मतलब आप सिर्फ यूपी बिहार से मत समझिएगा। स्टेट का मतलब होता है, अगर हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो स्टेट का मतलब होता है कि जो एक टेरिटरी हो जहाँ पे कोई गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्न करती है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट, यानी कि सबसे टॉप पे रहेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेकंड नंबर पे आएगा क्या आपका? फर्स्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड पे आपका स्टेट गवर्नमेंट। सो बोथ वर्क टुगेदर एंड दिस इज द इंसेंस ऑफ ए फेडरल सिस्टम। क्या हमने देखा था कि दोनों ही गवर्नमेंट एक साथ काम करती है और दोनों सेम सिटीजन के लिए काम करती है। जैसे अगर हम एग्जांपल है भारत का, तो अगर हम यूपी के सिटीजन हैं तो हमारे ऊपर यूपी गवर्नमेंट भी रूल बनाती है और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी नियम बनाती है, यानी कि दोनों ही गवर्नमेंट सेम सिटीजन के लिए नियम बनाती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।
और क्या क्या फीचर हैं। 2 टीयर तो हमें समझ गया कि 2 टीयर जहां होती है उसको हम फेडरेशन बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमको फेडरलिज्म को जानना हो बेहतर से तो उसमें और क्या क्या फीचर होते हैं। तो पहला है आपका 2 आर मोर लेवल, जैसा हमें अभी डिस्कस किया हमने कि पहला क्या है ये कि 2 या 2 से अधिक लेवल की गवर्नमेंट। थर्ड सेकंड है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि उस आपके फेडरलिज्म में क्या होगा कि हमने जो पावर को डिवाइड किया है उसको रिटेन किया जाएगा, राइट किया जाएगा इन वर्ड्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और वो क्या होगा आपका सुप्रीम लॉ। कोई भी गवर्नमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन से एबव नहीं हो सकती है। सबसे सुपरमेसी में कौन होगा? आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा। नेक्स्ट है क्या आपका इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब अगर आपको एग्जांपल दें हम समझने के लिए, तो आपके जुडिशरी के ऊपर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। क्यों नहीं रहेगा? कि अगर कभी डिस्प्यूट होता है, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कभी डिस्प्यूट हो गया बाउंड्री को लेके, रिसोर्स को लेके या किसी भी प्रॉब्लम को लेके, या फिर आपकी स्टेट और सेंट्रल के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो वहां पे हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत पड़ती है, जो क्या करेगा? सेटल डिस्प्यूट्स either between the 2 states or between the state and union और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा? आपके पावर का डिवीजन किस प्रकार किया गया है, कौन सा वर्क क्या होगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट का होगा और कौन सा वर्क आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? बाकायदे इन वर्ड्स मेंशन रहेगा। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, दोनों ही गवर्नमेंट क्या होगी? अपने अपने वर्क में, अपने अपने जुडिशरी में, अपने अपने टेरिटरी में काम करने के लिए फ्री रहेगी और वहां पे उनको क्या मिलेगा? रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे उनका काम क्या हो पाए? इजिली चल पाए। सेकंड क्या है? लास्ट में हम आएंगे अब तो पाते हैं आपकी क्या है कि जो फेडरेशन है इसके डुअल ऑब्जेक्टिव मिलते हैं हमको। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? यूनिटी। जब हम फेडरलिज्म को बांटते हैं, कंट्री को फेडरल कंट्री में कन्वर्ट करते हैं, तो आपकी कंट्री में वो यूनिटी को लेके आता है। और दूसरा क्या है कि कंट्री के अंदर जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट के जो आपके आधार पे क्या है डिवीजन है, जो आपकी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी है, उन सबको क्या कर मिलता है? अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, चाहे वो स्टेट के रूप में आपको रिप्रेजेंट करे या फिर अपने रीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ में क्या मिलता है कि आपकी कंट्री की डाइवर्सिटी को एक रिस्पेक्ट मिलता है, उनको हम रिकंसिडर करते हैं, कंसिडर करते हैं क्या कि हमारे कंट्री में क्या है? डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, सेम तरह के लोग नहीं रहते हैं। ठीक है। तो ये है क्या हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, देख लीजिए एक बार। सो हाउ पावर फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे इसको कि हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं फेडरलिज्म को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या? एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपकी हो जाएगी क्या? स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरी कंट्री के लिए, नेशनल इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए क्या होगी? रिस्पॉन्सिबल होगी, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी। ठीक है। बोथ गवर्नमेंट डिराइव्स देयर अथॉरिटी फ्रॉम एंड आर बाउंड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो, दोनों ही गवर्नमेंट सेम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होगी? गवर्न की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा, उनके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा। सेंट्रल में वर्सेस स्टेट, देखेंगे कि दोनों के लिए काम क्या क्या है, कुछ समझने के लिए देख लेते हैं क्या है। तो सेंट्रल, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे इश्यूज जो पूरी कंट्री के लिए क्या है? जरूरी है, जहां पे हम स्टेट वाइज डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। क्या हम देखेंगे? जो चीजें पूरी कंट्री के लिए जरूरी है, जैसे आपका डिफेंस हो गया, पूरे देश के लिए एक समान डिफेंस होगा, एक आर्मी होगी, एक एयरफोर्स होगा। इसमें क्या हमने लिखा? सेम डिफेंस होगा पूरी कंट्री के लिए। फॉरेन अफेयर्स, जहां पे हम बात करेंगे विदेशों से, हमारा जो रिलेशन होगा भारत के बाहर के देशों के साथ, तो वहां पे स्टेट का कुछ लेना देना नहीं होगा। वहां पे हम बात करेंगे किसका? एज अ इंडिया बात करेंगे, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बात करेंगे। करेंसी, करेंसी का क्या मतलब है कि आपके पूरे भारत में एक समान करेंसी चलेगी। ऐसा नहीं होगा कि हर स्टेट में करेंसी डिफरेंट डिफरेंट चल रही है, ऐसे नहीं करेंगे हम। क्या करेंगे? हम पूरे देश में एक समान करेंसी चलती है जो आपका रुपया है। और रेलवे, ठीक है, पूरे भारत में क्या होती है? एक ही रेलवे चलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। यहाँ पे स्टेट का कुछ कनेक्शन लेना देना नहीं होता। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी लग रहा हो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जरूरी है, यानी कि पूरी कंट्री के लिए जो प्रॉब्लम्स है वो सारा आएगा आपके कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगा। स्टेट में क्या आएगा? जो हमने पहले डिस्कस किया था कि स्टेट की जो
अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम होगी, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, स्टेट ट्रांसपोर्ट। समझ गए बात को? ये ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। थ्री फीचर्स यू मस्ट एक्सप्लेन। क्या आपने देखा यहाँ पे, एक बार फिर से रिवाइज देख लीजिएगा। जो फीचर्स है आपके फेडरलिज्म का, फेडरल कंट्री का, पहला क्या है, डुअल गवर्नमेंट। जरूरी नहीं कि दो ही रहे, मिनिमम दो है, दो से ज्यादा हो सकती है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो भारत में हमको मिलता है क्या, भारत में हमको मिलता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और एक आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है। क्योंकि भारत में हम टोटल एक, दो, तीन, तीन लेयर पे, तीन टीयर पे गवर्नमेंट को डिसाइड करते हैं, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर को। सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि पूरी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है उसकी सुपरमेसी रहेगी, ना तो स्टेट गवर्नमेंट की ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट की। बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन इज अबव इट, कोई उससे ऊपर नहीं रहेगा। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी डिस्प्यूट होगा स्टेट बिटवीन स्टेट, दो स्टेट के बीच में, दो से अधिक स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट और सेंट्रल के बीच में, तो वहां पे आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरत पड़ेगी, और वहां पे हमारा होगा क्या, सुप्रीम कोर्ट होगा, जो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, जो बिना किसी बायस के, बिना किसी पार्सलिटी के क्या दे पाएगा, जस्टिस दे पाएगा। ठीक है, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाएगा। टू टाइप्स ऑफ फेडरेशन, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया था कि क्या फेडरेशन, पूरे वर्ल्ड में जितने सारी कंट्रीज है जो फेडरल को अपने आप को बोलती है, तो क्या उन सब में एक समान फेडरेशन होगा कि अलग अलग फेडरेशन होगा, अगर है तो फेडरेशन की टाइप क्या है। ठीक है, तो हम मेनली फेडरेशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, पहला है क्या आपका कमिंग टुगेदर, फर्स्ट पार्ट है आपका कमिंग टुगेदर, और सेकेंड जो टाइप है वो आपका होल्डिंग टुगेदर। अब इनमें क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, आपको इजीली एक बार में समझ में आ जाएगा। क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूनाइटेड ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए बिगर यूनिट। मतलब क्या है कि अगर आपने देखा होगा कि वर्ल्ड पे ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी बाउंड्री बहुत ही छोटी छोटी है। ये मान लीजिए कोई देश है, छोटे छोटे देश है, ये सब क्या है, छोटे छोटे कोई देश है, कोई भी नाम हो सकता है इनका, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ भी इनका नाम हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही छोटे छोटे देश हैं। अब हमने क्या देखा कि जब ये छोटे ज्योग्राफी में है, तब इनकी जो डिफेंस है, जो इनका सिक्योरिटी है, वो हमेशा इंडेंजर्ड रहेगी। क्योंकि अगर इनके आसपास कोई बड़ा देश है तो क्या करेगा, ये प्रयास करेगा कि इसको कैप्चर कर लिया जाए, इसकी जो सोवरेनिटी है इसको खत्म कर लिया जाए, या फिर अगर वो छोटे फॉर्म में है तो इसको जो इकोनॉमी है वो बेहतर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है। अब हमने क्या देखा कि सारे देशों की सेम कंडीशन है, क्योंकि इकोनॉमी पर नहीं बढ़ पा रही है, उनकी सिक्योरिटी पर चैलेंज है। तो अब क्या करेंगे ये सारे देश, एक मीटिंग करेंगे और आपस में नेगोशिएट करेंगे कि क्यों ना हम सब मिलके एक बड़ा देश बना लेते हैं। बातें समझ में, क्या होगा, इन सबके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि क्यों ना हम सब मिलके एक बड़ा देश बना लेते हैं। समझ गए बात को? तो क्या हमने देखा कि वो ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म है बिगर यूनिट, सारे छोटे छोटे देश मिलके एक बड़ा देश बना लेंगे। समझ गए बात को? देखिए छोटे छोटे देश है ये मिलके एक बड़ा देश बना लेंगे। जैसे एग्जांपल आपका हो गया यूएस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, कमिंग टुगेदर। यूएस का मतलब ही क्या है आपका, यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपने कभी फ्लैग उसका देखा होगा, उस पर ध्यान दिया होगा, उस पर बहुत सारे आपको स्टार दिखाई देंगे ऐसे, वो जितने सारे स्टार है सब उस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आने वाले किनको, छोटे छोटे देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए बात को? क्या है ये कि स्टार रिप्रेजेंट करते हैं इन देशों, छोटे छोटे जो पार्ट थे उनके। अब आते हैं आपका होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या है, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि हमारा देश एक पहले से एक बड़ा जियोग्राफी होगी, एक बड़ी टेरिटरी होगी। ठीक है, अब इतने बड़े देश को एक गवर्नमेंट के द्वारा चला पाना मुश्किल रहेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए हम देश को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। उसको हमने क्या कर दिया, पहले से ही बिग यूनिट है उसको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, और ये सारे पार्ट होंगे यहाँ पे कोई स्टेट होंगे। जैसे आप समझने के लिए देख लीजिए इंडिया। इंडिया क्या है, पहले से ही बिगर यूनिट है। हमने इंडिपेंडेंस के बाद से क्या किया था कि जो आपके बड़े बड़े क्षेत्र बटे हुए थे उनको हमने कई बेस को लेके, जियोग्राफी को लेके, आपके कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके, ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया था किस पे, स्टेट्स में। तो ये क्या हो जाएगा आपका
होल्डिंग टुगेदर आपका फेडरेशन हो जाएगा। समझ गए बात को? अब आते हैं कि डिफरेंस क्या है कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में। थोड़ा डिफरेंस को समझ लेंगे क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन क्या है और उनमें डिफरेंसेस क्या है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को जैसे भी पूछे, चाहे जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में पूछे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। देखिए क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे क्या है कि एस्पेक्ट्स क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट्स कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर। स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर, कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि हर एक स्टेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी जो पावर होती है वो आइडेंटिकल होती है। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या है कि कोई भी स्टेट क्या होगा, किसी भी दूसरे स्टेट से सुपीरियर नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, स्टेट्स आर स्ट्रॉन्गर, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, नहीं जो एग्रीमेंट करने के बाद उसमें क्या हुए हैं, शामिल हुए उस बिगर यूनिट में, वो जब चाहें क्या हो सकते हैं, उस बिगर यूनिट से बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंटर इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर। भारत में आप पाएंगे, पक्का पाएंगे कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो दिल्ली की सरकार है, वो स्टेट की गवर्नमेंट, चाहे लखनऊ वाली हो, पटना वाली हो, चाहे भोपाल वाली हो, जहां की भी सरकार हो, जहां स्टेट गवर्नमेंट है, उनको से क्या होती है, सुपरमेसी में होती है। यानी कि आपको होल्डिंग टुगेदर में हम भारत में क्या पाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोर आपके क्या होती है, पावरफुल होती है इन कंपेयर टू द स्टेट गवर्नमेंट। हाउ पावर इज डिवाइडेड, स्टेट वॉलंटरी यूनाइट। क्या हमने देखा कि स्टेट्स क्या होते हैं कमिंग टुगेदर में, हमने देखा था कि स्वतः आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं और एग्रीमेंट साइन करते हैं और उस बिगर यूनिट का फॉर्म बन जाते हैं। जबकि यहाँ पे हम क्या देखते हैं आपके कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर भारत में, कि हमारे पास पहले से ही एक बड़ा पार्ट है और हम उसको पावर को डिवाइड कर देते हैं जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा क्या है, कमिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या, यूएसए, और आपके होल्डिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्या, आपका अपना देश भारत, इंडिया। आते हैं इंडिया, जो फेडरेशन है, हमने बताया था कि फेडरेशन को स्टार्ट करेंगे, फीचर को समझेंगे और कनेक्टेड करते हुए भारत पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं कि इंडिया में जो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, वो तरीका क्या है उसका काम करने का, वो किस तरीके से काम करता है, तो समझेंगे क्या है। इंडिया फॉलोज द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, हमने अभी पढ़ा था कि इंडिया में कौन से टाइप का फेडरलिज्म है, तो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है। हाँ, भारत में क्या है आपका, होल्डिंग टुगेदर टाइप का फेडरलिज्म है, ध्यान रखिएगा क्या है, होल्डिंग टुगेदर। क्या इसमें होता है, पावर डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर का डिवीजन कैसे किया जाएगा ये आपके कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में बकायदे इन वर्ड्स लिखा रहेगा कि डिवीजन कैसे करना है। डिफरेंट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, पूरी कंट्री के लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और पर्टिकुलर किसी भी स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट, भारत में सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, आपके स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में, किसी भी दो स्टेट के बीच में जो भी प्रॉब्लम होती है उनको, उन डिस्प्यूट्स को क्या करता है, सेटल डाउन करता है। ए सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड्स ऑल, क्या होगा इसमें कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होगा जो सबके लिए क्या होगा, बाइंड होगा। ठीक है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या होगा, कोई भी गवर्नमेंट इससे एबव नहीं रहेगी, सुपरमेसी में कौन रहेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं। अब आते हैं क्या हम कि पावर का डिवीजन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही क्या है कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट क्या था, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्या कि जो सब्जेक्ट, जो इशूज पूरी कंट्री के लिए यूनिफॉर्मली जरूरी है, उसको हम रखते हैं कहाँ पे, सिंपली समझ लीजिए कहाँ पे, यूनियन लिस्ट में। जो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए जरूरी है उसको रखेंगे कहाँ हम, स्टेट लिस्ट में। और जो दोनों के लिए जरूरी है, सेंटर के लिए भी जरूरी है, स्टेट के लिए भी जरूरी है, उसको हम रखेंगे कहाँ पे, आपके कंकरेंट लिस्ट में। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसमें आप डिफेंस का देख लीजिएगा, रेलवे का देख लीजिए, करेंसी देख लीजिएगा। स्टेट में क्या हो गया आपका, पुलिस का हो गया, ट्रेड का हो गया, एग्रीकल्चर का हो गया, ये सब क्या हो गया आपके, या फिर आपके पंचायती राज, स्पेशली क्या आप ध्यान रखिएगा, लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है वो कहाँ है, पंचायती राज का सिस्टम कहाँ पे है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है वो। ठीक है, कंकरेंट में क्या होगा, दोनों के लिए जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप एजुकेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एजुकेशन क्या है आपके,
कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट नियम बना सकती है, दोनों ही गवर्नमेंट कानून बना सकती है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप क्वेश्चन अगर आपका हो कि अगर दोनों ही गवर्नमेंट ने नियम बना दिया तो हम कौन से गवर्नमेंट के नियम को इंप्लीमेंट करेंगे, कौन से गवर्नमेंट के नियम को माना जाएगा, बात है सच में। तो क्या होगा, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि हमने देखा था क्या कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मोर पावरफुल देन स्टेट है। तो अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है कि किसका डिसीजन माना जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ये आपके लिस्ट के एग्जाम्पल देख लीजिएगा, जो स्टेट लिस्ट में सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन लिस्ट में मिलते हैं, जो इंटायर कंट्री के लिए जरूरी है। ठीक है, आपका डिफेंस, बैंकिंग, रेलवेज, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, कम्युनिकेशन। तो ये कुछ सब्जेक्ट है, आप अपना कॉमन से थोड़ा सा लगाइएगा, जो कंट्री के लिए जरूरी है वो रहेगा यूनियन लिस्ट में। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये मैच करने के लिए आता है, 4 आपको सब्जेक्ट दे देगा और 4 आपकी लिस्ट दे देंगी और बोलेगा क्या उसको कि कौन सा किस सब्जेक्ट में आता है, कौन सा किस लिस्ट में आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनियन लिस्ट का। स्टेट लिस्ट क्या है, जो पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए जरूरी है उसको रखेंगे हम कहाँ पे, स्टेट लिस्ट में। हर स्टेट की अपनी पुलिस होगी, हर स्टेट का एग्रीकल्चर का सिस्टम होगा, पब्लिक हेल्थ होगा, ट्रेड होगा, और जैसे मैंने आपको बताया था लोकल गवर्नमेंट, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पंचायती राज सिस्टम आपके स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ठीक है, उस पर जो भी नियम कानून होता है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट मैंने आपको बताया था क्या कि जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट नियम बनाने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, उसको हम रखेंगे कंकरेंट लिस्ट में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के लिए जरूरी है, जहां पे सेंट्रल के लिए भी जरूरी है और स्टेट के लिए भी जरूरी है, उसको हम रखेंगे कहां पे, कंकरेंट लिस्ट में। एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये आएगा किस सब्जेक्ट में आएगा, किस लिस्ट में आएगा, आपके कंकरेंट लिस्ट में, जहां पे दोनों ही गवर्नमेंट बनाएगी नियम। और सेंट्रल लॉ इज प्रिवेल इन कॉन्फ्लिक्ट, कि अगर कभी स्टेट ने भी नियम बनाया, सेंट्रल ने भी बनाया, तो हम सेंट्रल वाले नियम को क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, स्टेट वाला वहां पे अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये लिस्ट जो आपकी होती है वो 4 होती है। ठीक है, मोस्टली हम 3 लिस्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन लिस्ट आपकी 4 होती है। देखिए क्या 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 है। पहला है आपका जो लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। सेकंड जो लिस्ट है वो है आपकी स्टेट लिस्ट। थर्ड लिस्ट है आपकी, उसको हम बोलते हैं क्या, कंकरेंट लिस्ट। इसके बाद एक आपकी फोर्थ लिस्ट भी आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेसिड्यूरी लिस्ट। अब इसमें क्या बच गया, क्या रह गया इसमें, यूनियन लिस्ट जो पूरे नेशन की इशू है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, हर स्टेट की जो प्रॉब्लम है, स्टेट की जो प्रॉब्लम है वो इस लिस्ट में रहेगा। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, कंकरेंट में दोनों ही गवर्नमेंट की प्रॉब्लम इसमें रहेगी। तो बचा क्या रेसिड्यूरी में, रेसिड्यूरी में वो सब्जेक्ट आते हैं जो इन तीनों से बच जाते हैं। अब इन तीनों से बच के क्या आएगा, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने के बाद जो सब्जेक्ट आज के कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, उसको हम डालते हैं पहले किसमें, रेसिड्यूरी लिस्ट में। एग्जाम्पल देखिए क्या है आपका, साइबर क्राइम हो गया। अभी रिसेंटली आपकी एआई एकदम ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है। एआई पे अगर कुछ नियम बनाना है, कुछ रूल रेगुलेशन लेके आना है, तो उसको हम डालेंगे पहले कहाँ पे, रेसिड्यूरी लिस्ट में। ठीक है, लास्ट आपका डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन। तो ये चीजें तो आपकी है, हालांकि तीनों ही चीजें क्या है, अभी बहुत ही ट्रेंडिंग में है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके, न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हो गए। यानी कि सिंपल सा समझने का बात यह है कि जो भी सब्जेक्ट जो आज के टाइम पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तब उतने ये सब्जेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थे, या फिर सब्जेक्ट ये थे ही नहीं। तो अगर आज हमको नियम बनाना है इनके ऊपर, क्योंकि रिक्वायरमेंट है टाइम का, तो उसको हम डालेंगे किसमें, रेसिड्यूरी लिस्ट में, और उसके बाद उससे नियम बनाएंगे। तो नियम बनाएगा यहाँ पे कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी कंट्री में क्या है, मोर पावरफुल, सुप्रीम गवर्नमेंट है वो। ठीक है,
सुप्रीम गवर्नमेंट है, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से अबव नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था क्या कि हाउ आर द सेंट्रल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व। मैंने आपको बताया था कई बार हो सकता है कि दो स्टेट्स के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो, स्टेट्स और आपके सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने आपको बताया है थोड़े समय पहले क्या होगा कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान प्रोविजन होगा, कहाँ पे, आपके फेडरलिज्म में, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। हाँ लिखा था सुप्रीम कोर्ट, समझ के बात को। डिस्प्यूट एराइज होगा, डिसएग्रीमेंट होगा किसी भी सेंटर और स्टेट के बीच में, दो स्टेट के बीच में, तो जाएंगे कोर्ट। कौन सा कोर्ट जाएंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए या फिर पूरी कंट्री के लिए जो कोर्ट है वहां पे जाएंगे, ना कि हाई कोर्ट में, ना कि लोअर कोर्ट में। कहा जाएंगे हम, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आएगा वो क्या माना जाएगा, इस डिस्प्यूट का सोल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, सो दिस इज प्रिंसिपल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। समझ गए। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है कि जब भी कभी भी डिस्प्यूट एराइज होगा किसके बीच में, दो स्टेट के बीच में या फिर स्टेट सेंट्रल के बीच में, तो वहां पे उस प्रॉब्लम को, उस डिस्प्यूट को, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंट्री में क्या रहेगा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और इसके वर्डिक्ट को ही दोनों ही गवर्नमेंट मानने के लिए बाध्य होंगी। ठीक है, अब आते हैं आपका इंडियन लैंग्वेज पॉलिसी। देखिए हमने आपको बताया क्या कि आपकी कंट्री का जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव था, तो ऑब्जेक्टिव हमने दो चीजें पढ़ी थी कि वो कंट्री की यूनिटी को क्या करता है, बाइंड करता है, यूनिटी को बढ़ाता है, इनहेंस करता है, और दूसरा क्या है, कंट्री के अंदर की डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देता है। तो हमें ये पता है कि हमारी कंट्री के अंदर कल्चर के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, रिलीजन के बेस पे, स्पेशली लैंग्वेज के बेस पे डिवर्जन क्या है, बहुत ज्यादा है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या लिखा है कि 22 लैंग्वेज को हमने शेड्यूल्ड किया है। ठीक है, क्या हमने लिखा है कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को क्या किया है, शेड्यूल्ड किया है, जिसमें आपका हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ऐसी जो भाषाएं भारत में बोली जाती है, ये कितनी है, टोटल 22 भाषाएं हैं। भाषाएं हालांकि इससे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमने उनमें से 22 भाषाओं को क्या किया है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट में डाला है, इन द 8th शेड्यूल। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अब क्या बात है यहाँ पे, अगर आप इन सब बातों को मेंशन करते हैं अपने कहाँ पे, आंसर राइटिंग वाली कॉपी में, कि 8th शेड्यूल में ऐसे बात कही गई है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपकी कॉपी का वेटेज को बढ़ा देते हैं, जहाँ पे एग्जामिनर आपको मैक्सिमम नंबर देने के लिए बाउंड हो जाता है, उसको नंबर काटने का कोई भी पॉइंट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे छोटे पॉइंट्स को अगर आप डालते हैं कि ये 8th शेड्यूल में शामिल है, कंकरेंट लिस्ट जो बना है वो 7th शेड्यूल में शामिल है, ठीक है, तो ये सब क्या है, आपका आपके कॉपी का वेटेज को बढ़ाने के लिए पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भारत में जो लैंग्वेज पॉलिसी है कि हम किसी भी लैंग्वेज को अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। ठीक है, किसी भी एक लैंग्वेज को हम प्रेफरेंस नहीं देंगे, अदरवाइज कंट्री में क्या होगा, मे बी वायलेंस, मे बी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाएंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन कभी आए एमसीक्यू में या फिर कोई कहीं भी अगर क्वेश्चन एराइज होता है कि भारत का नेशनल लैंग्वेज कौन सा है, तो भारत का कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। अब आते हैं हिंदी पे। हिंदी क्या है आपका, अगर आपको कंफ्यूजन कभी रहा हो कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो इस कंफ्यूजन को आप आज खत्म कर लीजिए। नेशनल लैंग्वेज कोई नहीं है, हिंदी आपका क्या है, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब जो हमें ऑफिस में काम काज करने के लिए एक लैंग्वेज की जो जरूरत होती है, वहां पे हम ऑफिशियल लैंग्वेज का एक प्रयोग करते हैं, इसको हम बोलेंगे हिंदी। तो भारत का क्या है, यूनियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। इंग्लिश क्या है आपका, इंग्लिश का हम इतना यूज क्यों देखते हैं, देखिए ये बहुत एक मिसफॉर्चुनेट चीज है अपने देश भारत के लिए कि हमारे ऊपर जिसने इतने लंबे टाइम तक रूल किया, तो रूलर तो चले गए, लेकिन उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को हम कहीं ना कहीं अपना बना के आज भी बैठे हुए हैं। यानी कि वो तो चले गए, हमें गुलाम बनाया बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन उनके जाने के बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं एक स्लेव जैसा ही माइंडसेट है हमारा। वो माइंडसेट क्या है कि हम आज भी इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देते हैं। मतलब बात को, हालांकि इंग्लिश हमारा कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसा आपके देश में फ्रेंच है, जैसा हमारे लिए अरबी है, जैसा हमारे लिए स्पेनिश है, यानी जितनी सारी फॉरेन लैंग्वेज है, सेम स्टेटस आपके इंग्लिश का भी है। समझ के बात को। फिर हम आज इतने ऑफिसर्स में, चाहे जो भी आपका, स्पेशली जुडिशरी की अगर बात करें हम,
कोर्ट की बात करें अगर हम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का, तो वहाँ पे सारा काम आपका इंग्लिश में ही होता है। ये आपके लिए, हमारे लिए, पूरे देश के लिए एक बहुत ही मिसफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम ऑलरेडी एक अपना माइंड सेट बना लेते हैं कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा होगा तो इंटेलिजेंट ही होगा, वो मोर नॉलेजेबल पर्सन होगा। बल्कि यह क्या है, हमारा एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन है, कि हमारा एक बहुत ही बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो बहुत बड़ा नॉलेजेबल पर्सन होगा। इस बात को अगर आप मानते होंगे या आज से आप मान रहे हो बचपन से, तो इसको एक बार दोबारा सोचने की जरूरत है। ठीक है, आपका इंग्लिश को हम यूज इसलिए करते हैं कि जो लंबे टाइम तक ब्रिटिशर्स रहे भारत में, इतने लंबे टाइम तक, जो उनका काम काज करने का लैंग्वेज था वो इंग्लिश में था। तो उनके जाने के बाद भी जो हमारे अफसर्स रह गए थे, जो हमारे लोग यहाँ पे काम करने वाले रह गए थे, उन्हें क्या लगा कि जो यूज टू हो गए थे इंग्लिश को प्रयोग करने में, वो उसी भाषा को अभी तक यूज करते रह गए। उन्होंने कभी भी यह प्रयास नहीं किया कि हम इंग्लिश को छोड़ के इन 22 भाषाओं में से किसी एक लैंग्वेज को अडॉप्ट करें एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, एज अ वर्किंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश क्या है, बस आपका एसोसिएट लैंग्वेज है, जहाँ पे स्टेट्स ने ये माना कि हम हिंदी को अडॉप्ट नहीं करेंगे, अपनी लैंग्वेज को भी हम क्या बोलेंगे, बस बातचीत के लिए रखेंगे, लेकिन हम मोर कंफर्टेबल है कहाँ पे, इंग्लिश में। तो इसलिए क्या हो गया, आपका इंग्लिश अभी भी हमारे ऊपर वैसे ही हावी हुआ पड़ा है। ठीक है, अदरवाइज इंग्लिश जस्ट इज ए फॉरेन लैंग्वेज, इसके अलावा आपका इंग्लिश का कोई यूज नहीं। आप आपको कभी अगर मौका मिले बाहर जाने का, तो ब्रिटेन या अमेरिका जाएंगे तो वहाँ के जो बेगर्स भी होंगे, भिखारी, वो भी अंग्रेजी बोलते होंगे। और भारत का जो सबसे इंटेलिजेंट अपने आप को बोलता है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, उनसे बहुत बेहतर बोलते होंगे। समझ गए बात को? वाई द लैंग्वेज पॉलिसी वाज सक्सेसफुल? तो सक्सेसफुल होने के पीछे भारत का एक मेन रीजन है कि हमने कोई भी लैंग्वेज को किसी भी स्टेट के ऊपर इनफोर्स या फिर फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने का प्रयास नहीं किया। भारत ने कोई भी लैंग्वेज को अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमने 22 लैंग्वेज को क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है। रिस्पेक्ट सोन फॉर द रीजनल डाइवर्सिटी, हमने स्टेट का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेस पे ही किया है। हालांकि इसके पीछे भी देखेंगे कि बहुत बड़ी डिमांड रहती है कि स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेस पे किया जाए। तो एक डिस्प्यूट के बाद, एक प्रॉब्लम के बाद, हमने उस डिमांड को मान लिया। हमने मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, जो हमारे उस टाइम के लीडर्स थे, उन्होंने, तो हमने क्या देखा कि स्टेट का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज के बेस पे ही हुआ है। जैसे आपका तमिल हो गया, तमिलनाडु, तेलुगु के लिए आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया गया था 1953 में, वो आपका कौन सा था, आंध्र प्रदेश ही था। कौन सी लैंग्वेज के लिए, तेलुगु। तेलुगु लैंग्वेज यानी कि लैंग्वेज के बेस पे क्रिएट किया गया पहला स्टेट कौन सा रहेगा आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीपल रिमेन फ्री टू यूज देयर रीजनल लैंग्वेज। हमने कभी भी किसी भी रीजन के व्यक्ति को क्या करने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को यूज करने के लिए, कि आप हिंदी यूज करो, तमिल यूज करो, तेलुगु यूज करो, कभी भी उनको बाउंड नहीं किया, किसी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया। तो दे आर रिमेन फ्री टू यूज देयर रीजनल लैंग्वेज। तो जब उन्हें अपनी भाषा में काम करने का, बोलने का परमिशन, अलाउमेंट्स मिलता है, तो कभी रेज नहीं करते। हालांकि कभी कभार डिस्प्यूट या फिर कोई न्यूज सुनने को मिलता है कि लैंग्वेज के लिए आधार पे प्रॉब्लम हो रही है। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना है, तमिलनाडु में रहना है तो तेलुगु तमिल बोलना है, आंध्रा में रहना है तो तेलुगु बोलना है। तो ये सब कुछ भी आपके डेमोक्रेसी का ही पार्ट है, जहाँ पे हम एग्री या डिसएग्री होते रहते हैं। ठीक है, ये कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके डेमोक्रेसी में। दिस अप्रोच स्ट्रेंथ द नेशनल यूनिटी, लेकिन जो हमने ये सिस्टम अपनाया, पॉलिसी अपनाया, इससे हमारी कंट्री क्या हो गई, वीक होने के बजाय, स्प्लिट होने के बजाय, बल्कि और अधिक यूनाइट और स्ट्रेंथनिंग के साथ दिखाई देती है आपको आज। ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन ओवर टाइम, क्या हम देखेंगे, लास्ट आपका टॉपिक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम ये पाते हैं कि कभी भी अगर फेडरल गवर्नमेंट हो किसी देश में, तो हमने वहां पर देखा कि मिनिमम क्या है आपकी, 2 टीयर की गवर्नमेंट। कभी भी क्या है, 2 टीयर की गवर्नमेंट है, जहां पे एक है आपका क्या, सेंट्रल, और दूसरा है आपका क्या, स्टेट। तो फेडरल गवर्नमेंट के सक्सेसफुल रन करने के लिए बहुत जरूरी पॉइंट है क्या, कि इन दोनों ही गवर्नमेंट में जो आपस में कोऑपरेशन हो। समझ में आ रही बात, कि इनके आपस में जो रिलेशन हो वो एक कोऑपरेटिव तरीके से हो, जो एक दूसरे का साथ काम, मिलके काम करने के लिए बारे में सोचे। नहीं, अगर इनका स्टेट और सेंट्रल का रिलेशन अगर बेहतर होगा तो फेडरलिज्म क्या होगा, उतना बेहतर माना जाएगा। अगर वो खराब होगा तो फेडरलिज्म का फिर क्या हो जाएगा, जो फीचर्स हैं, जो उसके प्रिंसिपल है, जो उसकी कोर वैल्यू है, वो भी धीरे धीरे क्या होगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो फेडरेशन के लिए, फेडरलिज्म फेडरल गवर्नमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है,
कि सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, बेहतर है। अगर हम एग्जाम्पल ले भारत की बात करें तो यहाँ पे एक टेन्योर हम मानते हैं, एक टर्निंग पॉइंट मानेंगे 1990, ठीक है। 1990 को एक हम टर्निंग पॉइंट लेके चलते हैं। इससे पहले की बात यह है कि भारत में एक लंबे समय तक एक ही गवर्नमेंट मतलब एक ही रूलिंग पार्टी, ठीक है, एक ही आपकी क्या रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी रही है, जिसको हम जानते हैं क्या, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज, सब पे कंट्रोल बस एक ही पार्टी का था एक बहुत ही लंबे टाइम तक, जिसका नाम था क्या, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि जहां पे सेम गवर्नमेंट हर जगह रहेगी, भारत में हर जगह रहेगी, तो हमें कहीं भी ये समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अपोज करने वाला कौन है। समझ में आ रही बात, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट क्या है, सेम पार्टी की है। जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑटोनोमस वाला कंडीशन है, फेडरेशन में हम जो देखते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका वीकनेस, उसका लेटेस्ट दिखाई देता है कहाँ पे, जब एक ही गवर्नमेंट की पार्टी रहती है पूरे भारत में। इसके बाद क्या देखते हैं हम कि जब इमरजेंस होता है आपके रीजनल पार्टीज का, धीरे धीरे क्या होती है स्टेट्स में रीजनल पार्टीज का इमरजेंस होता है, जो लोकल प्रॉब्लम को लेके राइज होती है। जैसे आपके अगर यूपी की बात करेंगे तो सपा आती है, एसपी, बीएसपी आती है। अगर हम बिहार में जाएंगे तो क्या है आपका, जेडीयू आती है, आरजेडी आती है, ठीक है। और भी बहुत सारी पार्टी है, डीएमके है, एडीएमके है, एआईडीएमके। अगर आप देखेंगे तो भारत में टोटल, हम पॉलिटिकल पार्टीज के इस चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी पार्टीज है आपके देश में, क्या क्या है उनका कंडीशन। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए है कि आपकी कंट्री में टोटल 6 नेशनल पार्टीज है अभी करेंटली। कितनी है, 6 नेशनल पार्टीज है। तो हमने क्या देखा कि जब स्टेट में क्या होती है, या फिर जो भी पूरी कंट्री में कांग्रेस के अलावा जब इमरजेंस होता है डिफरेंट पार्टीज का, तो जो वोट का शेयर है, क्योंकि क्या है आपका, पार्टी भले बदल रही हो, बढ़ रही हो, लेकिन जो वोटर है वो क्या है, सेम है। तो जो वोटर जिनको पहले ऑप्शन मिलता था कि हमारे पास क्या है, एक ही पार्टी है, उसी को वोट करना है, अब हमारे पास वोट करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको एसपी दिखाई देता है, बीएसपी दिखाई देता है, बीजेपी दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं जो वोट का शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आईएनसी से लेके कहाँ पे, इन रीजनल पार्टीज में। और जैसे ही वोट का भी शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो आपके कहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में सीट का भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। यानी कि जो वोट सिर्फ पहले कांग्रेस को मिलते थे अब इन सारी पार्टी को मिल रहे हैं। और सेम सीरीज में क्या होगा आपका, सिर्फ वोट ही नहीं बट रहे हैं। जैसे कि जो एमपी पहले सिर्फ एनसी आईएनसी कांग्रेस के रहते थे, अब हर एक पार्टी के पास, इसके पास भी 2 एमपी हो गए, इसके पास 4 एमपी हो गए, इसके पास 6 एमपी हो गए, इसके पास 10 एमपी हो गए, इसके पास 12 एमपी हो गए, इसके पास 15 एमपी हो गए। यानी कि हर पार्टी के पास कुछ ना कुछ एमपी क्या होते हैं, जीत के आते हैं, विनर बन के आते हैं। अब कोई भी इस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी एक पार्टी सिंगुलरली मतलब अकेले गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको किसी भी पार्टी को क्या मिला है, आपको मेजोरिटी नहीं मिलती है। अब जो आपके आईएनसी भी है वो सेंट्रल पे लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कहीं ना कहीं इन पार्टीज पे डिपेंड होना शुरू हो जाती है। समझ गए बात को। इसके पहले क्या था कि जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म होती थी, क्योंकि वहां पे सेंट्रल में क्या है आपकी, सिर्फ आईएनसी गवर्नमेंट है, तो कभी राइवल पार्टी, अपोजिशन के पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करती थी तो स्टेट में उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाता था। सेंट्रल कई बार अपनी इस पावर का मिसयूज भी करता था, क्या कि सेंट्रल में अगर कोई अदर पार्टी गवर्नमेंट है तो उसको क्या किया जाए, डिसॉल्व कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब ये पार्टियां, जो आईएनसी या फिर कोई भी पार्टी जब डिपेंड होना शुरू हो जाती है इनके ऊपर गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो हम क्या देखा कि ये इतने इजिली क्या कर पाएंगे, डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने क्या देखा कि इसने जो गवर्नमेंट फॉर्म किया है वो इन पार्टियों की हेल्प लेके ही किया गया है। और अगर स्टेट में किसी भी पार्टी गवर्नमेंट हो, एसपी की हो, जेडीयू की हो, डीएमके की हो, तो उस पार्टी को उस गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, डिसॉल्व नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, सपोज करके डीएमके के 12 आपके एमपीज हैं जिनके सपोर्ट से सेंट्रल में गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। अगर वहां की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डीएमके को क्या करती है, अप्रेस करती है, कुछ उनके प्रॉब्लम राइट्स को क्या करती है, नहीं देती है, या फिर गवर्नमेंट यहाँ के स्टेट की पावर को, स्टेट की गवर्नमेंट को क्या करती है, डिसॉल्व या फिर करने की प्रयास करती है, तो सेम क्या होता है, ये जो 12 एमपी है जो जिनके सपोर्ट से यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, ये भी क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसका आपको लाइव एग्जांपल दे कहाँ पे, तो अभी जो गवर्नमेंट है फिलहाल, जो आपकी गवर्नमेंट है, कॉन्करेंट गवर्नमेंट, सॉरी हाँ कॉन्करेंट जो गवर्नमेंट है,
करेंट गवर्नमेंट, सॉरी, क्या है वो आपकी एक कोalition गवर्नमेंट है। कोalition गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हो वो सिंगुलरी फॉर्म ना हो, जो पार्टियां क्या हो कई सारी पार्टियों के मिलने से फॉर्म हो। जैसे अभी जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वो मेनली 3 मेजर पार्टी के मिलने से फॉर्म हुई है। पहले आपके हाँ, पहली पार्टी है आपकी बीजेपी, दूसरी है आपकी नीतीश कुमार वाली जेडीयू, और एक और पार्टी है जो आंध्र प्रदेश की है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी। इन तीनों के मिलने से आपकी जो करंट की गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई, ठीक है। क्योंकि जो हमारा मेजोरिटी का नंबर है 273, कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी रूलिंग पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने इस नंबर को अकेले क्रॉस नहीं किया। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, ये 273 वाला नंबर को क्रॉस किया, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी क्या हो गई, अब इनके ऊपर डिपेंड हो गई। अब हम देखते हैं कि कई बार बीजेपी की गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा एलोकेशन देगी, एक्स्ट्रा ग्रांट देगी। आपने देखा भी होगा कई बार कि बिहार को कुछ स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं, आंध्र प्रदेश को कुछ स्पेशल पैकेज दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनका सपोर्ट क्या हो, इस पार्टी को मिलता रहे और फाइनली नंबर 273 के ऊपर बना रहे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपका आता है भारत में स्पेशली 1990 के बाद से, जब भारत में क्या होता है, रीजनल पार्टी का इमरजेंस होता है, ठीक है। आपका चैप्टर होपफुली जरा हमने पॉइंट समझा, लगभग खत्म हो गया। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे सारे पॉइंट्स का, ठीक है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, फेडरलिज्म का मतलब है पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट, या फिर मोर देन 2 टियर, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, पावर डिवाइडेड इन वाया यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। क्या देखा हमने कि पावर का डिवीजन इनमें कैसे होता है, लिस्ट के माध्यम से, जो हमने 4 लिस्ट देखा था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व द सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट। आपके लिए कंट्री में क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, जो क्या है आपका सुप्रीम कोर्ट। इंडिया किस टाइप का आपका फेडरेशन है, तो इंडिया है आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चौथा लिस्ट क्या है आपका, रेसिड्यूरी लिस्ट, जो क्या है करेंट टॉपिक पे, यानी कि जो इन 3 लिस्ट के अलावा जो टॉपिक बच गए वो इनको शामिल किया जाता है रेसिड्यूरी लिस्ट में। और यहाँ पे भी क्या है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है। लास्ट क्या देखा था हमने अपनी कंट्री में, कि अपनी कंट्री ने हम देखा कि डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने कोई भी लैंग्वेज को अडॉप्ट नहीं किया, ठीक है। हिंदी आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इंग्लिश बस एसोसिएट लैंग्वेज है, जहाँ पे स्टेट्स और गवर्नमेंट या फिर जो ऑफिसर्स हैं, जो डिसीजन जो है वो काम करने में कंफर्टेबल है इंग्लिश में, इसलिए उसको हम बोलते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ गए, चलो। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, खत्म होता है। तो हमने क्या देखा, अगर आपने ये सारे पॉइंट को समझ लिया तो फेडरलिज्म आपका कंप्लीट तैयार होगा, ठीक है। थैंक यू।